गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और फ्रेंड्स इस चैनल पर हमारी हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज की आज हमारी 12वें नंबर की वीडियो है। पहले की अगर आपने 11 वीडियो नहीं देखी हो तो जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है। फ्रेंड्स, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो हरियाणा जीके के ऊपर तो आपका हर तरीके से होल्ड होना चाहिए। तो आइए करते हैं हमारी आज की वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, म्हारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध किस विभाग से है। तो दोस्तों, म्हारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है जगमग कब होगा, जब गांव में लाइट आ जाएगी, विद्युत आ जाएगी। देखिए, दिए से भी गांव जगमग होते हैं लेकिन उतना नहीं होते जितना कि एक लाइट जलने से पूरे गांव के अंदर लाइट होगी। तो वो कौन सा होगा? हरियाणा का विद्युत प्रसारण विभाग। म्हारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध किस विभाग से है? वो है हरियाणा का विद्युत प्रसारण विभाग। और विद्युत प्रसारण विभाग से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? इसी से रिलेटेड जो होता है वो होता है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। तो वो किया गया था फ्रेंड्स 1998 के अंदर। 1998 के अंदर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन किया गया। और उसके अंदर भी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन हुआ, पहले हुआ 3 मई 1967 को, और उसके बाद उसका पुनर्गठन पूछा जाता है वो हुआ था 14 अगस्त 1998 को। ऑप्शन पर देखना, पहले हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का गठन पूछा जाए, सिंपल गठन आए तो वो हुआ था 3 मई 1967 को, 1967 जो होता है। और आपसे पुनर्गठन पूछ लिया जाए वो हुआ था 14 अगस्त 1998 को। और जो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके 2 निगम हैं। पहला निगम है हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और दूसरा होता है इसका हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। एक उत्पादन के लिए और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। पहला यूनिट है वो प्रोडक्शन करती है और दूसरी हरियाणा के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, सप्लाई करती है। पहला हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और दूसरा है हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। और इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाता है, हरियाणा राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है जो, उसकी स्थापना कब की गई थी, जिसको हरेडा भी बोला जाता है। HREDA बहुत बार आपने सुना होगा, हरेडा। हरियाणा राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, उसकी स्थापना 1977 में की गई थी। सारे कंसेप्ट फिर से देखिए, म्हारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध है विद्युत प्रसारण विभाग से। विद्युत प्रसारण विभाग का नाम आया है तो आपको ये पता होना चाहिए। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब हुआ? तो गठन हुआ था 3 मई 1967 को। उसके बाद उसका पुनर्गठन किया गया 14 अगस्त 1998 को। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 2 निगम हैं, एक है हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और दूसरा है हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। और इसके साथ साथ आपको हरेडा भी पूछा जाता है। HREDA की फुल फॉर्म भी आपसे बहुत बार पूछ ली जाती है, वो है हरियाणा राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। हरियाणा राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा जो है उसकी स्थापना 1977 में की गई थी। और दोस्तों, म्हारा गांव जगमग योजना की जो शुरुआत भी पूछी जाती है कब से की गई, वो की गई थी 4 जुलाई 2015 से। 4/7/2015 अर्थात 1 जुलाई से फ्रेंड्स, 4 जुलाई नहीं है, 1 जुलाई से उसकी शुरुआत की गई थी। 1/7/2015 अर्थात लाइट आएगी तो 1 साथ पूरा का पूरा सारा गांव जगमग हो जाएगा। थोड़ी सी ट्रिक देखिए,
1/7/2015 को शुरुआत की गई थी। म्हारा गांव जगमग गांव योजना का मतलब है कि गांव के अंदर 24 घंटे बिजली रहेगी और उसी की वजह से अगर एक साथ पूरे गांव में लाइट आएगी 1/7/2015 अर्थात 1 जुलाई 2015 और एक साथ पूरे गांव में लाइट आएगी तो गांव सारा का सारा जगमग हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव बहादुर का खिताब से किसको सम्मानित किया गया था, या राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुए हैं। तो दोस्तों किसको मिला था राव बहादुर का खिताब, वो मिला था सर छोटू राम को। किसको मिला राय बहादुर, यहाँ राव लिखा है, राय बहादुर आना चाहिए। राय बहादुर का जो खिताब था वो सर छोटू राम को मिला था। किसको मिला था, सर छोटू राम को। तो सर छोटू राम से रिलेटेड आपको दूसरे कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को, जो वर्तमान झज्जर में है, पहले ये रोहतक के अंदर आता था गांव गढ़ी सापला गांव में हुआ था। कब हुआ, 24 नवंबर 1881 को। वर्तमान जो झज्जर है वह पहले रोहतक में आता था, गढ़ी सापला गांव पहले रोहतक के अंदर आता था, वर्तमान में झज्जर में है, गढ़ी सापला गांव है और 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म हुआ था। एक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जाट गजट का प्रकाशन किसने किया था। तो दोस्तों जाट गजट का प्रकाशन भी सर छोटू राम ने ही किया था और वो 1916 के अंदर किया गया था। जाट गजट का प्रकाशन किसने किया, वो किया था सर छोटू राम ने। 1916 के अंदर किया गया। डेट बहुत बार पूछी जाती है, कई जगह ये 1915 भी दिया होता है, लेकिन राइट आंसर जो HSSC मानती है वो 1916 है। और दोस्तों दूसरा आपको पता होना चाहिए, जो वर्तमान में आपसे पूछा, राय बहादुर का खिताब सर छोटू राम को कब दिया गया था, वो दिया गया था 1927 में। राय बहादुर का खिताब दिया गया 1927 में। 1937 के अंदर इनको सर की उपाधि मिली। 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया और 1910 के अंदर ये आगरा से वकालत की पढ़ाई कब करके आए। बहुत बार पूछा जाता है ना, सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी, वो आगरा से की थी और वो 1910 में की थी। और इसके साथ साथ पूछा जाता है भाखड़ा बांध के जन्मदाता या फिर किसानों के मसीहा के तौर पर आज भी किसको जाना जाता है, वो है सर छोटू राम। किसानों के मसीहा आए, गरीबों के मसीहा आए, या फिर भाखड़ा बांध के जन्मदाता कहा जाए, या फिर जाट गजट का प्रकाशन किसने किया। 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि मिली। 1937 में अंग्रेज सरकार के द्वारा ही सर की उपाधि दी गई। 1938 के अंदर 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। और दोस्तों 24 नवंबर 1881 में वर्तमान झज्जर के गढ़ी सापला गांव में इनका जन्म हुआ था और जिसका वर्तमान नाम छोटू राम नगर रखा गया है। याद है ना, मोदी जी आए थे और बहुत बड़ी इनकी प्रतिमा लगाई गई थी, करीब करीब शायद 80 फुट की है, ज़्यादा तो नहीं पता कितने फुट की, शायद 80 फुट की है। आप एक बार डिटेल चेक कर लेना। बाकी सारे के सारे कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। अगेन रिपीटिंग, राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुए, सर छोटू राम हुए। 24 नवंबर 1881 को वर्तमान झज्जर के गढ़ी सापला गांव में इनका जन्म हुआ, जिसका वर्तमान नाम छोटू राम नगर है। इनको भाखड़ा बांध का जन्मदाता, गरीबों के मसीहा या फिर किसानों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 1916 के अंदर जाट गजट का प्रकाशन किया था और उस जाट गजट में इन्होंने एक गुड़गांव के जो उस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट हेड होते थे, क्या बोला जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने कुछ लिख दिया था, जिसकी वजह से इनको देश निकाला तक का ऑर्डर मिल गया था। लेकिन बाद में उसी अंग्रेज सरकार ने इसको 1927 में राय बहादुर की उपाधि दी, 1937 में सर की उपाधि दी, 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया और 1910 में ये आगरा से वकालत की पढ़ाई करके वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों वंदे मातरम योजना का संबंध महिलाओं से होता है। किससे है वंदे मातरम योजना का संबंध? जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके द्वारा, आशा वर्कर्स के द्वारा उनको जो समय टू समय, टाइम टू टाइम जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो उनको मेडिकल या फिर हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो उनको खान पान से रिलेटेड जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि बेबी की केयर कैसे की जाए,
जाए, वो खुद की केयर कैसे करे, जो इस टाइप की जो योजना है वो है वंदे मातरम योजना, और उनके टीकाकरण का भी इसी के अंदर वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो संदेश नामक जो साप्ताहिक पत्रिका थी, बहुत बार पूछा जाता है, वो किसने की थी? नेकीराम शर्मा ने की थी। संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका सबसे पहले पूछा जाता है, नेकीराम शर्मा की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? वो कौन सी थी? संदेश। दूसरी बात, वो कैसी पत्रिका थी? वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसकी जो भाषा है वो पूछी जाती है। संदेश जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी वो हिंदी भाषा में थी, नेकीराम शर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई, और नेकीराम शर्मा ने इसको 1930 में प्रकाशित किया था। सन बहुत बार पूछा जाता है, कब प्रकाशित किया गया था? 1930 में। और नेकीराम शर्मा का तो इवन मैंने खुद ने एक एग्जाम के अंदर देखा था कि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछी गई थी, और ऐसे दिया गया था 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, 4 नवंबर करके दिया गया था। सन वो कब वो था? तो उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 4 सितंबर 1887 को कलंगा गांव रोहतक में हुआ था, जो वर्तमान के भिवानी में है। कब हुआ? 4 सितंबर 1887 को कलंगा गांव, जो उस वक्त रोहतक में होता था, वर्तमान में भिवानी में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। 1930 के अंदर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका की हिंदी में इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समर्थ किसान हमारी पहचान किस विभाग की स्लोगन है? फ्रेंड्स, अब तो ऐसा लगता है कि किसानों के नाम पर सिर्फ स्लोगन ही बन रहे हैं। बेचारे 6 महीने से वहाँ पर बॉर्डर पर, उनके ऊपर से सारी सर्दी निकल गई, अब सारी गर्मी निकल रही है। कितने हमारे किसान भाई मारे जा चुके हैं, कितने शहीद हो गए हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे किसान भाई तो इवन जो अभी तक भी जिनका नहीं पता चला कि वो जो 26 जनवरी की जो परेड हुई थी उसके अंदर उनको लापता हो गए थे, और अभी तक उनका पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ पर हैं। तो ऐसी हालत में तो स्लोगन सिर्फ स्लोगन ही लगते हैं। फिर भी क्वेश्चन है, हमें तो करना पड़ेगा। समर्थ किसान हमारी पहचान हरियाणा के हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का स्लोगन है। नारा जिसको बोलो या स्लोगन बोलो, किसका है? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जो हरियाणा का स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, उसका स्लोगन है समृद्ध किसान हमारी पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य सम्मान साहित्य के किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आंसर ही बता दिया। सूर्य सम्मान जो पुरस्कार है यहाँ पर पूछा है किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है। तो जो सूर्य सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है। किस में किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और सूर्य सम्मान किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? ये संत सूरदास से रिलेटेड है, जिनका जन्म फरीदाबाद के सीही गांव में हुआ था। जिस बच्चे ने हरियाणा के पहले के एग्जाम दिए होंगे उसको ये भी पता होगा कि सूरदास से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि सूरदास का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था। तो सूरदास का जन्म, संत जो सूरदास थे उनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में हुआ। उन्हीं के सम्मान में सूर्य सम्मान दिया जाता है, जो साहित्य के क्षेत्र में है। और सूर्य जो हमारे सूरदास हैं, संत सूरदास, उनकी जो प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो उनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, और एक और थी फ्रेंड्स, वो कौन सी थी? नल दमयंती के साथ साथ वो थी, नल दमयंती, और एक और भी आती है, वो मेरे माइंड में नहीं आ रही अभी, फिर से बताती हूँ। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती। इसके साथ साथ आपको जो सूरदास है उनकी भाषा पता होनी चाहिए। वो ब्रज भाषा के अंदर लिखते थे। और एक क्वेश्चन जो और इनसे रिलेटेड आता है, सूरदास किसके समकालीन थे? तो फ्रेंड्स, सूरदास अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। जो सूर सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सूरदास जी के सम्मान में दिया जाता है, जो संत सूरदास थे। और सूरदास का जन्म फरीदाबाद के सीही गांव में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, और ये ब्रज भाषा में लिखते थे और अकबर के समकालीन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा तिलक जो एक साप्ताहिक पत्रिका है उसके संपादक कौन थे। तो दोस्तों हरियाणा तिलक जो एक साप्ताहिक पत्रिका है उसके संपादक हैं पंडित श्री राम शर्मा। कौन है? पंडित श्री राम शर्मा हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक हैं। और ये नॉर्मल सी ट्रिक है, आपको अगर वैसे ना याद होता हो तो हम तिलक किसके नाम का लगाते हैं? हम तिलक लगाते हैं और कहते हैं जय श्री राम। यही बोलते हैं ना, तिलक लगा के जय श्री राम, या फिर हम राम के नाम का तिलक लगाते हैं। तो हरियाणा तिलक जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी उनके संपादक थे श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तो दोस्तों पानीपत की लड़ाइयाँ तो आपसे पूछी जानी है। ये पानीपत की पहली लड़ाई थी जो 1526 में हुई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किस किस के बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, जिसके अंदर इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारे गए थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है। जब इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारे गए, उनके सैनिक भी उनको छोड़कर भाग गए थे, तब इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में ही बनवाया गया था। ये अकेले ऐसे थे शासक जो युद्ध के मैदान में ही मारे गए थे। 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई, और उसी युद्ध के अंदर बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोधी मारे गए। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारे गए। और उसके बाद इब्राहिम लोधी का जो मकबरा पूछा जाता है वो पानीपत में ही है। बाबर ने विजय के बाद क्या बनवाया था पानीपत में, ये भी पूछा जाता है। तो बाबर ने अपनी पत्नी काबुली जो मुसम्मत थी उनकी पत्नी, उनकी याद में काबुली बाग है जो पानीपत का, उसका निर्माण करवाया था। और उसी काबुली बाग के अंदर उनके बेटे जो हुमायूं थे, बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं ने 6 साल के बाद वहाँ पर एक विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। उसी काबुली बाग में है विजय स्तंभ। आपसे पूछा जाए वो काबुली बाग के अंदर ही हुमायूं ने बनवाया था। बाबर ने बनवाया काबुली बाग, और उसी काबुली बाग में बाबर के बेटे ने बनवाया, हुमायूं ने, विजय स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 25, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका वीडियो का हमारा, वो है 1756 से 1757 के दौरान, 1756-57 के दौरान पूछा है हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पानीपत की 3 लड़ाइयाँ कब कब हुई थी? 1526 में, 1556 में और 1764 में। तो जब 1764 की तीसरी लड़ाई हुई वो किस किस के बीच में हुई थी? वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो पानीपत की जो लड़ाई तीसरी हुई उस दौरान हरियाणा किसके अधीन था? उस दौरान, उससे पहले की बात की गई है 1756-57 की, वो उस वक्त हरियाणा किसके अधीन था? मराठों के अधीन था। सॉरी फ्रेंड्स, शायद मैंने पानीपत की तीसरी लड़ाई क्या बोला ध्यान नहीं है। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी हमारी 1761 के अंदर। पहली हुई 1526 में, दूसरी हुई 1556 में और तीसरी हुई थी 1761 में। तो जो हमारा अब का क्वेश्चन है उसमें हमसे 1556-57 पूछा है। उस दौरान हरियाणा मराठा शासकों के अधीन ही था। कहाँ किसके अधीन था? 1756-57 में मराठा शासकों के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय रोहतक से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में रोहतक से जिसने नेतृत्व प्रदान किया वो थे बिसारत अली। किसने प्रदान किया था 1857 की क्रांति में? रोहतक से जिसने नेतृत्व प्रदान किया वो थे बिसारत अली। और रोहतक के साथ साथ जो आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है आपसे पानीपत से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो वो किया था इमाम अली कलंदर ने। रोहतक से किसने किया? बिसारत अली ने। पानीपत से किया इमाम अली कलंदर ने। और एक जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है HSSC का वो आता है रेवाड़ी क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया था? वो किया था रावतुल्ला राम ने। रोहतक से किया बिसारत अली ने, पानीपत से किया इमाम अली कलंदर ने और रेवाड़ी क्षेत्र से किया था रावतुल्ला राम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की है। देखिए दोस्तों, अभी तक तो आपसे पंडित लक्ष्मीचंद से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते थे। अब आपसे पूछा है पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे। तो उन्होंने बहुत बार, अगर आपने कभी पंडित लक्ष्मीचंद की कोई रागनी सुनी हो तो उन्होंने हर रागनी की शुरुआत अपनी गुरु मान सिंह से की है। तो पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे, वो थे गुरु मान सिंह। कौन थे पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु, गुरु मान सिंह। अब आपको पंडित लक्ष्मीचंद से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म सोनीपत के जाट्टी कला गांव में 1903 में हुआ था। कहाँ हुआ था, सोनीपत का गांव है, जाट्टी कला गांव है, 1903 में इनका जन्म हुआ। और बहुत ही कम एज के अंदर, सिर्फ 42 साल की एज में, ये 1945 के अंदर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। वो कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान होता है उसको भगवान थोड़ा कम समय के लिए ही छोड़ता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा अनपढ़ होते हुए जिनके दिमाग पर रिसर्च किया गया, उससे बड़ी बात क्या होगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, हरियाणा के एकमात्र ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं जो अनपढ़ होते हुए भी आज भी हमारे जो पीएचडी की जा रही है, रिसर्च का मतलब समझते हो, पीएचडी करने वाले स्टूडेंट आज उनके दिमाग पर शोध कर रहे हैं, वो कौन है, वो है पंडित लक्ष्मीचंद। और पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म सोनीपत के जाट्टी कला गांव में 1903 में हुआ। 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों, सोनीपत के अटेरना गांव में पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, सोनीपत के अटेरना गांव में पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। और पंडित लक्ष्मीचंद को ही हरियाणा के सूर्य कवि, हरियाणा के तानसेन या संगीत के तानसेन कहा जाए, या फिर सूफी दर्शन की मीरा भी बोला जाता है। एग्जाम के अंदर आ सकता है। हरियाणा के सूर्य कवि कौन है, वो भी कौन है, पंडित लक्ष्मीचंद। सूफी दर्शन की मीरा भी पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। और दोस्तों, हरियाणा के सूर्य कवि या संगीत के तानसेन आए, वो भी कौन है, पंडित लक्ष्मीचंद ही हैं। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के सूर्य कवि, संगीत के तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, या फिर अनपढ़ होते हुए भी जिनके दिमाग पर शोध कार्य किया गया। और इनके नाम पर ही सोनीपत के अटेरना गांव में जो कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की जा रही है। और इनके नाम पर ही फ्रेंड्स, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, ये तो आप सभी को पता है कि इनके नाम पर दादा लक्ष्मी के नाम से जो इनकी बायोपिक है, जो इनके जन्म पूरी जीवन वृत्तांत जिसके अंदर दिखाया जाना है, अभी वो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन विदेशों के अंदर इस फिल्म ने बहुत अवार्ड जीत लिए। अभी 2-3 दिन पहले के न्यूज़पेपर में ही मैंने पढ़ा, यशपाल शर्मा जो हमारे हिसार से संबंधित है, एक बहुत ही महान प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने लगान जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, उसी यशपाल शर्मा ने दादा लक्ष्मी के नाम से उनकी बायोपिक या उनकी जीवन आधारित फिल्म बनाई है। और उस फिल्म ने विदेशों के अंदर अभी से इनाम जीतना शुरू कर दिया है। अगेन रिपीटिंग, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे, मान सिंह। जन्म हुआ सोनीपत के जाट्टी कला गांव में 1903 में। 1945 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। इनको हरियाणा के सूर्य कवि, संगीत के तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है। अनपढ़ होते हुए भी इनके दिमाग पर शोध कार्य किया गया। सोनीपत के अटेरना गांव में इनके नाम से कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और जो हरियाणा के बहुत ही महान प्रोड्यूसर हैं यशपाल शर्मा, उन्होंने इनके जीवन वृत्तांत को शो करते हुए दादा लक्ष्मी के नाम से फिल्म भी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण था। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय के अनेक कारण थे। एक था अन्य रियासतों से सहयोग ना मिल पाना, दूसरा था शस्त्र पर्याप्त मात्रा में ना होना, और तीसरा कारण था एक नेतृत्व ना मिलना या प्रॉपर नेतृत्व का ना मिलना। ना ही तो किसी रियासत ने, जो जींद नाभा पटियाला रियासतें थी, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जो रियासतें थी उनका सहयोग नहीं मिल पाया, जबकि उन्होंने वापस उनके खबरी बनकर अंग्रेज़ों को ही उनकी जो सारी सूचना होती थी वो पहुंचा देते थे। इनके पास हथियार नहीं होते थे, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में नहीं होते थे, और हर रियासत का अपना अपना राजा होता था, तो जो इनको नेतृत्व था वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाया था। यही वजह थी कि 1857 की क्रांति में हमारी हार हो गई थी। लेकिन ये दोस्तों, हार हमारे इतिहास के अंदर हमें दिखाई गई है। वास्तव के अंदर अगर देखा
देखा जाए जो 1857 की क्रांति थी वो एक सफल क्रांति थी जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के अंदर देखा जाए उन्होंने 3 मेन शहर बसाए हैं। वो है 1354 में इन्होंने हिसार शहर बसाया, 1351 में अपने पुत्र फतेह खां के जन्म पर उनके नाम से ही फतेहाबाद शहर की स्थापना की, और एक बसाया था सिरसा का हरनी खेड़ा। कौन कौन से बसाए? 1354 में हिसार शहर, 1351 में अपने पुत्र फतेह खां के नाम से फतेहाबाद, और एक बसाया सिरसा का हरनी खेड़ा। अगेन रिपीटिंग, 1354 में हिसार शहर, 1351 में फतेहाबाद और सिरसा का हरनी खेड़ा, तीनों के तीनों किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? देखिए दोस्तों 2-3 क्वेश्चन पहले ही था कि रेवाड़ी क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला 1857 के जो स्वाधीनता संग्राम थे उसमें किसने किया था? वो किया था राव तुलाराम ने। और यहाँ पर पूछा कि उन्होंने मुकाबला कहाँ पर किया? वो किया था नारनौल रेवाड़ी में। और स्पेशली गांव पूछा जाए, एक नसीबपुर गांव था जहाँ पर इनका अंग्रेजों से आमना सामना हुआ था। राव तुलाराम का अंग्रेजों से सामना कहाँ पर हुआ था? वो था रेवाड़ी का नसीबपुर गांव, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना कौशल दिखाया, नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन आखिर में ये हार गए और हार के बाद इन्हें अफगानिस्तान भागना पड़ा था और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कहाँ पर हुआ था इनका सामना? नसीबपुर गांव में अंग्रेजों से इनका सामना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं कौन सी रही है? दोस्तों ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और कौन ऐसा बच्चा होगा जिसने इस फिल्म का नाम ना सुना हो? तो दोस्तों 1984 के अंदर हरियाणा में प्रदर्शित हुई थी फिल्म चंद्रावल, और जिसके गीत आज भी आम जन की जुबान पर मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। आज भी कहीं पर शादी समारोह चल रहा है तो कहीं ना कहीं चंद्रावल फिल्म का गाना आपको ज़रूर मिल जाता है। किस बच्चे ने कौन कौन से गाने सुने हैं ज़रूर बताना। जैसे लेडीज़ के अंदर भी, जो अनपढ़ लेडीज़ थी उसके अंदर भी एक इनका गाना बहुत फेमस हुआ था, सास तेरा कहा न मानूरी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। सास तेरा कहा न मानूरी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। सास तेरा कहा न मानूरी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। बहुए तू कैसे देखेगी, केल तेरे ससुर न भेजूंगी। याद है दोस्तों? बहुत ज़रूरी है अपनी संस्कृति से जुड़कर रहना। तो बताना, कमेंट जरूर करना कि आपने कौन कौन से इसके गाने सुने हैं। और इससे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन आते हैं, फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। इसके निर्देशक कौन थे? वो थे, जो इसके निर्देशक थे दोस्तों वो थे जयंत प्रभाकर। लेखक जो थे इस फिल्म के वो थे देवी शंकर प्रभाकर। अभिनेता थे इस फिल्म के जगत जाखड़, और अभिनेत्री थी इस फिल्म की उषा शर्मा। कौन थी? उषा शर्मा। निर्देशक थे जयंत प्रभाकर, लेखक थे देवी शंकर प्रभाकर, अभिनेता थे जगत जाखड़, और अभिनेत्री थी उषा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए थे? तो फ्रेंड्स 30 जनवरी 1970 को हरियाणा के अंदर जो उग्र प्रदर्शन हुए वो हुए थे चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा कर दी गई थी। वर्तमान के अंदर भी क्या है? चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। 1966 में जब हरियाणा बना तब भी यही स्थापना की गई थी, यही जो योजना बनाई गई थी कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी रहेगी। लेकिन अचानक से 30 जनवरी 1970 को घोषणा कर दी गई कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जा रहा है, और इसी वजह से हरियाणा के अंदर बहुत ही ज़्यादा उग्र प्रदर्शन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 40 हाफिज का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों 40 हाफिज का जो मकबरा है वो हिसार में स्थित है। कहाँ स्थित है 40 हाफिज का मकबरा? हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हरियाणा का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वो चंडीगढ़ में स्थित है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछा है, हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में कब स्थापित किया गया है? वो किया गया था 17 जनवरी 1955 को। कब किया गया था? चंडीगढ़ में स्थानांतरित शिमला में था पहले, उसके बाद चंडीगढ़ लाया गया और वो लाया गया था 17 जनवरी 1955 को। और हाई कोर्ट से रिलेटेड आपको ज़्यादा डिटेल देखनी है दोस्तों, इससे जस्ट पहले की 11th नंबर जो वीडियो है उसके अंदर मैंने एक एक कंसेप्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड बहुत डिटेल से बताया है। कौन टाइम में कौन कौन जस्टिस रहे, सारी की सारी मैंने डिटेल बताई है। जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? तो दोस्तों हरियाणा को हरियाला किस पुराण में बोला गया है? वो बोला गया है स्कंद पुराण में। हरियाणा को हरियाला किस में बोला गया? स्कंद पुराण में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो दोस्तों वो कौन थे? हरियाणा के सभी बच्चों को पता होगा, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री भी रहे उसके साथ साथ हरियाणा के भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे, वो थे हरियाणा के चौधरी देवीलाल, जिनका जन्म सिरसा जिले में हुआ था। और फ्रेंड्स वो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, एक बार 77 से 79 तक और फिर 87 से 89 तक। 2 बार मुख्यमंत्री कब कब बने? 77 से 79 और 87 से 89 तक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और 2 साल तक वो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। और उप प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? वो रहे थे 19 अक्टूबर 1989 से लेकर 21 जून 1991 तक। 1989 से लेकर 1991 तक वो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। और हरियाणा में ताऊ के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो भी कौन है? चौधरी देवीलाल। कौन से राजनेता हरियाणा में ताऊ के नाम से प्रसिद्ध रहे? वो हैं ताऊ देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है। दोस्तों आज तक भी जहां रेलवे लाइन की सुविधा नहीं है, हरियाणा का बिल्कुल पिछड़ा हुआ जिला वो है हरियाणा का नूंह जिला, जो वर्तमान में, पहले मेवात नाम था, वर्तमान में इसका नाम नूंह जिला है। और मेवात जो एक विकास बोर्ड का भी गठन किया गया था 1980 के अंदर, जिसके अध्यक्ष हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन सा जिला है जिसमें एक भी रेलवे लाइन नहीं है? वो है हरियाणा का नूंह जिला। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारी वीडियो का, वो है हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा का 57% हिस्सा है जो हरियाणा का वो आता है। कितना क्षेत्रफल है हरियाणा का? टोटल 44,212 वर्ग किलोमीटर। उसका 57% हिस्सा है वो एनसीआर में आता है। बहुत सारी बुक्स में हरियाणा के 13 जिले दिखाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों चरखी दादरी बनने के बाद ये हरियाणा के कंप्लीट 14 जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। आपको नाम बताती हूँ, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, जींद और करनाल, ये 14 जिले हैं जो एनसीआर के अकॉर्डिंग आते हैं, एनसीआर क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ।